हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 टॉपिक देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 26 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वही यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि संदेश जातहरणी किसे बोला जाए का पर्याय क्या है? परिगर्भिका को भी बोलते हैं। ठीक है, तो सदंसी जातहरणी क्या है? परिगर्भिका को कहते हैं। पिशाची जातहरणी गर्भ उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें श्लोक आता है कश्यप का कि जातमपत्यम तु यस्य सद्यो विनिश्यति। ठीक है, ये जो है कश्यप का श्लोक है। कश्यप अनुसार दंत संपत है 15, तो कश्यप के अनुसार दंत संपत 15 है। अप्रशस्त जो दंत हैं वो 5 बताए गए, तो अप्रशस्त दंत 5 बताए। फिर पुत्र जननी पर्याय है लक्ष्मणा का, तो पुत्र जननी किसका पर्याय है? लक्ष्मणा का पर्याय है, ये चीज़ याद रखना। नवायास लौह के घटक 10 बताए गए हैं। त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, 9 भाग, अयोरजा। ठीक है, अनुपान क्या है इसका? मधुसर्पी है। काल मेघ नवायस लौह का वर्णन किसने किया है? तो काल मेघ नवायस लौह का वर्णन यादवजी त्रिकम ने किया है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सी संप्राप्ति है? तो विकल्प संप्राप्ति है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सी संप्राप्ति है? विकल्प संप्राप्ति है। शुक धान्य के भेद कितने बताए गए हैं? तो शुक धान्य के 15 भेद बताए गए हैं। शहद सेवन का निर्देश है वर्षा ऋतु में, तो शहद सेवन का निर्देश कब है? वर्षा ऋतु में। मधु के विषय में बताए गए हैं पान भोजन संस्काराणाम प्राय छौद्रान्वितम भजेत, यानी कि वर्षा ऋतु में खान पान की सभी चीज़ें बनाते समय उनमें मधु जो है वो अवश्य मिला देना चाहिए। फिर मंथ सेवन का निर्देश बताए गए हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में शीत शर्करा मंथ का प्रयोग करना चाहिए। तो मंथ सेवन का निर्देश है ग्रीष्म ऋतु में शीत शर्करा मंथ का प्रयोग करना चाहिए। शर्करा युक्त शीतल सत्तू का सेवन करना चाहिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टीकाओं के विषय में बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि शिवदास सेन की जो टीका है, तो शिवदास सेन की टीका है चरक तत्व प्रदीपिका चरक संहिता पर है, तो चरक तत्व प्रदीपिका चरक संहिता पर है। तत्व चंद्रिका जो है चक्रदत्त पर चिकित्सा स्थान। तत्व बोधन व्याख्या, तो तत्व बोधन व्याख्या अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र पर। ठीक है, तो अष्टांग हृदय पर उत्तर तंत्र पर तत्व बोधन व्याख्या। और तत्व बोधनीय यह रस रत्न समुच्चय पर है, तो तत्व बोधनीय रस रत्न समुच्चय पर है। तो ये शिवदास सेन की टीका है। फिर वृंद माधव या वृंद संग्रह, तो वृंद माधव या वृंद संग्रह के विषय में बात करें तो वृंद ने 9वीं सदी में स्नायुक रोग एवं ये वत्म रोग है। ठीक है, इसके लक्षणों का सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो स्नायुक रोग और वत्मगत रोगों के लक्षणों का सर्वप्रथम वर्णन इसी वृंद माधव या वृंद संग्रह में मिलता है। सोढ़ल जो है वो अर्क कल्पना तथा कुमार आसव निर्माण का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। तो सोढ़ल में क्या है? अर्क कल्पना। ठीक है, और कुमार आसव निर्माण का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ में मिलता है। योग रत्नाकर के रचयिता मयूर पद भिक्षुकृत 17वीं सदी। शीत प्रमेह, उत्पुल्लिका, मंथक ज्वर तथा भस्मक रोग का नामतः वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा नेत्र रोग में भीमसेनी कर्पूर योग रत्नाकर की देन है, तो नेत्र रोगों में भीमसेनी कर्पूर योग रत्नाकर की देन है। भाव प्रकाश के अनुसार 4 प्रकार के जल हैं। कौन सा? पापोदक, रोगोदक, अंशुकोदक और आरोग्यदायक। तो भाव प्रकाश के अनुसार 4 प्रकार के जल हैं, पापोदक, रोगोदक, अंशोदक और आरोग्यदक। अंशोदक को अंशोदक नाम दिया गया है। फिर राजनिघट्टू या अभिधान चूड़ामणि नरहरि पंडित के द्वारा लिखा गया है, तो राजनिघट्टू या अभिधान चूड़ामणि इसके रचयिता कौन है? नरहरि पंडित 17वीं सदी। निघट्टू शेष तथा अभिधान चिंतामणि इसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र 12वीं सदी में लिखा गया है। और शस्त्र अनुशस्त्र में क्षार श्रेष्ठ है, ये किसने बोला है? तो सुश्रुत ने बोला है। तो शस्त्र अनुशस्त्रे क्षार प्रधानम, ये किसका कथन है? सुश्रुत के है। जबकि जलौका अनुशस्त्राणाम यानी कि अनुशस्त्रों में जलौका श्रेष्ठ है, ये चरक ने बोला है। फिर यहाँ पे कुछ
शलाक्य के पॉइंट से याद रखना कि खंडौष्ठ में कौन सा दोष होता है, वात दोष होता है, ये वांग भट्ट ने बताया। तालुपाक में भी वात दोष होता है, ये सुश्रुत ने बताया। ठीक है, जबकि खंड तालु में, तो खंड तालुक में क्या होता है, वात पित्त दोष होते ही सुश्रुत ने बोला। तो खंड तालुक में वात पित्त दोष होते ही सुश्रुत ने बोला। साथ ही साथ तालु कंटक में कफज दोष होते हैं, वांग भट्ट ने बोला। तो तालु कंटक में कफज दोष होते हैं, वांग भट्ट ने बोला। मस्तुलुंग क्षय के कारण वायु तलवास्थि को दबा देता है। तो मस्तुलुंग क्षय के कारण जो वायु है वो तलवास्थि को दबा देता है। तालु मास में कुपित तालु कट कर रोगों को उत्पन्न करती है। तो तालु मास में कुपित तालु कंटक कर कट कर रोगों को उत्पन्न करती है, कंटक कर रोगों को उत्पन्न करती है। मतलब तालु मास में कुपित जो वायु है तालु कंटक रोग को उत्पन्न करती है। ठीक है, फिर शल्य चिकित्सक के 6 गुण बताए गए हैं। शौर्य, आशुक्रिया, शस्त्र तैक्षणम, अस्वेद विपथु, असमूहस्य वैद्य से शस्त्र कर्माणि शस्येत। ठीक है, शल्य चिकित्सक के 6 गुण हैं, शौर्यम, आशुक्रिया, शस्त्र तैक्षणम, अस्वेद विपथु, असमूहस्य वैद्य से शस्त्र कर्माणि शस्यते। कुमारागार की विधि बताया गया है। कुमारागार की जो विधि है चरक ने बताया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, चिल्ड्रन वार्ड। और कुमाराधार यानी कि मेल नर्स ऑफ चाइल्ड, इसका वर्णन वांग भट्ट द्वारा किया गया है। फिर पागल कुत्ते की जड़ी किसे बोलते हैं, तो नीलिका को बोला जाता है। नीलिका को क्या है, पागल कुत्ते की जड़ी बोलते हैं। क्षार निर्माण करना चाहिए कब, शरद ऋतु में। तो क्षार का निर्माण कब करना चाहिए, शरद ऋतु में। फिर है हरित संहिता का वास्तविक नाम क्या है, तो वैदक सर्वस्व। तो वैदक सरस्व, ये क्या है, हरित संहिता का वास्तविक नाम है। तुलसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अष्टांग संग्रह में है। तो तुलसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अष्टांग संग्रह में। सर्वार्थ सिद्धि अंजन पाप रक्षो विषापहम का सर्वप्रथम वर्णन अष्टांग संग्रह में हुआ है। यशत के विषय में बताया गया कि मदन पाल निघट्टू में सर्वप्रथम नामता वर्णन है। तो यशत का मदन पाल निघट्टू में सर्वप्रथम नामता वर्णन है। वैसज्य रत्नावली में 75 अध्याय हैं। यह ग्रंथ गोविंद दास द्वारा रचित है। तो वैसज्य रत्नावली में 75 अध्याय हैं। यह ग्रंथ गोविंद दास द्वारा रचित है। ऊर्ध्वगुद रोग का सर्वप्रथम वर्णन अष्टांग संग्रह में हुआ है। तो ऊर्ध्वगुद रोगों का वर्णन सर्वप्रथम अष्टांग संग्रह में हुआ है। सम्राट अशोक को हुआ था ये रोग। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सबसे प्राचीन संहिता कौन सी है, तो सबसे प्राचीन संहिता है ब्रह्म संहिता। ठीक है, लक्ष्य श्लोकामी यानी कि 1,00,000 श्लोक व 1,000 अध्यायों से युक्त ये संहिता है। भूलोक की सबसे बड़ी संहिता कौन सी है, तो क्षारपाणी संहिता है। तो भूलोक की जब पूछा जाए सबसे बड़ी संहिता तो वो क्षारपाणी संहिता है जो अप्राप्त है। विषों का सर्वप्रथम चिकित्सकीय उपयोग अष्टांग संग्रह में बताया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद पंचानन कहा गया है। तो आयुर्वेद पंचानन जो है वो पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल को बोला गया है। आवर्षणीय काल की अंतिम संहिता कौन सी है, तो आवर्षणीय काल की अंतिम संहिता है आयुर्वेद विज्ञान। विनोद लाल सेन गुप्त 19वीं सदी, 4 स्थान, 216 अध्याय। अष्टांग संग्रहकार रस वृद्धि से श्लेष्म विकार की एवं रक्त वृद्धि से पित्त विकार की उत्पत्ति मानते हैं। तो अष्टांग संग्रहकार क्या है, रस वृद्धि से श्लेष्म विकार की और रक्त वृद्धि से पित्त विकार की उत्पत्ति मानते हैं। फिर आश्रय व आश्रयी संबंध तथा क्षय वृद्धि के विषय में ये जो है इसका सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत का जो श्लोक है ये अष्टांग संग्रह ने दिया। तो आश्रयी यानी कि दोष, आश्रय मतलब धातु और मल, इनके संबंध तथा क्षय वृद्धि की जो चिकित्सा है, चिकित्सा सिद्धांत है, अष्टांग संग्रह ने दिया। तो ये श्लोक है आपका, तत्र स्थानीय स्थितो वायु अक्रिक स्वेदयो पित्तम शेषेस्तु श्लेष्मा, ये चीज याद रखना। फिर वात जो है उसके स्थान क्या है, उसका धातु कौन सा है, तो वात का जो धातु है आपका अस्थि। ठीक है, वृद्धि होने पर क्या होता है, वात की वृद्धि होने पर व्रीहण होता है और वात का क्षय होने पर लंघन होता है। इसी प्रकार पित्त का जो धातु है
स्थान है वो है रक्त, मल है इसका स्वेद, वृद्धि की चिकित्सा क्या करना है, ठीक है, तो वृद्धि की चिकित्सा में आपका बताया गया तर्पण करना है, और क्षय की चिकित्सा में संतर्पण करना है। इसी प्रकार कफ में कौन सा होता है, तो धातु में रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र। मल कौन सा है, पुरुष और मूत्र। वृद्धि होने पर क्या करते हैं, आप तर्पण करते हैं, और क्षय होने पर संतर्पण करते हैं। फिर है स्वर्ण द्वीप शब्द आया है मलेशिया के लिए, तो स्वर्ण द्वीप शब्द किसके लिए है, मलेशिया के लिए। रत्न द्वीप शब्द किसके लिए है, श्रीलंका के लिए, तो रत्न द्वीप शब्द किसके लिए है, श्रीलंका के लिए। चाय के लिए आयुर्वेद विज्ञान में श्यामापर्णी और शालिग्राम निघट्टू चास शब्द आया है, तो चाय के लिए आयुर्वेद विज्ञान में श्यामपर्णी और शालिग्राम निघट्टू चास शब्द आए हैं। पाचन क्रम में अग्नियां जठराग्नि, फिर भूताग्नि, फिर धात्वाग्नि होता है। वात का प्राकृतिक रस का वर्णन, तो वात के प्राकृतिक रस तथा वर्ण है, ठीक है, तो वात का प्राकृतिक रस और वर्ण कौन से है, तो कसाय रस है, और वर्ण जो है अव्यक्त या श्याववर्णक है। पित्त का प्राकृतिक जो रस और वर्ण है तो कटु रस है, वो पित्त वर्ण है। कफ का प्राकृतिक रस और वर्ण है मधुर और श्वेत। वात का वैकृत रस कटु है, पित्त का वैकृत रस अम्ल, और कफ का वैकृत रस वात का वैकृत रस कटु है, पित्त का वैकृत रस है अम्ल, और कफ का वैकृत रस मतलब कफ का जो वैकृत रस है ये सभी क्या है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कफ का वैकृत रस जो है वो क्या है, अम्ल रहते हैं, ठीक है। पित्त जो है वो कफ का कटु रस है, ठीक है। तो ये वैकृत रस का लक्षण ये थोड़ा ध्यान में रखना। फिर त्रिफला के पर्याय के विषय हम बात करते हैं, ठीक है। तो त्रिफला का जो पर्याय है वो क्या है, तो इसे फलत्रिक बोला जाता है, श्रेष्ठा बोला जाता है, वर तथा उत्तमा बोला जाता है। फिर अमृत संभव पर्याय किसका है, तो अमृत संभव जो है अमृता का धन्वंतरी निघट्टू के अनुसार है, ठीक है। फिर कपि पिपली पर्याय है अपमार्ग, तो कपि पिपली किसका पर्याय है, अपमार्ग का। ग्रहणीहर पर्याय है लवंग का, तो ग्रहणीहर किसका पर्याय है, लवंग का। अर्जुन व अमृत कलश का प्रयोग करते हैं कौन सा, इस्चीमिक हार्ट डिसीज में, ठीक है। तो अर्जुन व अमृत कलश का प्रयोग करते हैं इस्चीमिक हार्ट डिसीज में। करवीद व हृदपत्र का प्रयोग करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, ठीक है। तो करवीर व हृदपत्री का प्रयोग करते हैं CHF में। करवीर का प्रयोग करते हैं CCF में, यानी कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, तो करवीर का प्रयोग करते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। लहसुन का प्रयोग करते हैं तो हाइपरलिपिडीमिया में, तो लहसुन का प्रयोग करते हैं हाइपरलिपिडीमिया में। हृदपत्री रुद्राक्ष, ठीक है, तो हृदपत्री और रुद्राक्ष इनको रक्त दाब विरोधी बोला गया है, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव होता है हृदपत्री और रुद्राक्ष। फिर श्रेष्ठ वायु है, तो श्रेष्ठ वायु चरक तथा वांग भट्ट ने प्राणवायु को बोला है, तो श्रेष्ठ वायु चरक तथा वांग भट्ट ने प्राणवायु को बोला है। उत्तम वायु जो है सुश्रुत ने उदान वायु को बोला है, तो उत्तम वायु उदान वायु को बोला है। फिर रंजक पित्त के स्थान की विषम बात करते हैं, तो यकृत प्लीहा सुश्रुत ने बताया है रंजक पित्त के स्थान, यकृत सारंधन ने बताया है, अमाशय वांग भट्ट ने बताया है। तो अमाशय आश्रय पित्तम रंजक रसंजना, ठीक है, ये रंजक पित्त का स्थान बताया गया। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है होगा। तो हेतु के भेद पूछे जाए तो 4 हैं, ठीक है। कौन से हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, ईहित और औषम्य, ठीक है। तो हेतु के कितने भेद हैं, 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, एतिह और औषम्य। इसी प्रकार सिद्धांत के भी 4 प्रकार हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगमन। तो सिद्धांत भी 4 प्रकार के होते हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगमन। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, शब्द। तो शब्द के भी 4 प्रकार बताए गए हैं, कौन से हैं, तो दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। तो शब्द के भी 4 प्रकार हैं, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। इसी प्रकार वाक्य दोष 5 प्रकार के होते हैं, न्यून दोष, अधिक दोष,
अनर्थक, अपारार्थक और विरुद्ध। तो वाक्य दोष भी 5 प्रकार के होते हैं, न्यून दोष, अधिक दोष, अनर्थक, अपरार्थक और विरुद्ध। छल 2 प्रकार के होते हैं, वाक छल, सामान्य छल। तो छल के 2 प्रकार हैं, वाक छल, सामान्य छल। अहेतु 3 प्रकार के होते हैं, प्रकरण सम, संशय सम, वर्ण सम। तो अहेतु के 3 प्रकार हैं, प्रकरण सम, संशय सम, वर्ण सम। निग्रह स्थान के विषय में बात करें तो निग्रह स्थानम नाम पराजय प्राप्ति, ठीक है। तो निग्रह स्थानम नाम पराजय प्राप्ति, तो 3 और 12 ये जो है निग्रह स्थान है। फिर सार परीक्षा के विषय में बात करते हैं तो सार परीक्षा जो है वो 8 प्रकार के सार बताए गए। त्वक्सार, रक्तसार, मांससार, मेदसार, अस्थिसार, मज्जासार, शुक्रसार और सत्वसार, ये चरक ने बताया। तो सार परीक्षा 8 प्रकार के होते हैं, त्वक्सार, रक्तसार, मांससार, मेदसार, अस्थिसार, मज्जासार, शुक्रसार और सत्वसार। 9वां जो है वो ओजसार होता है, इसका वर्णन कश्यप ने किया है। सहनन 3 प्रकार का होता है, ठीक है। सुसहन, सुसहत, मध्यम और असंगठित। सातम्य 3 प्रकार के हैं, ठीक है। सत्व भी 3 प्रकार का होता है, प्रवर, मध्यम और अवर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चरक अनुसार शरीर में रस आदियों का जो प्रमाण है, ठीक है, अंजलि प्रमाण है, वो यहाँ पे बताया गया है। अंजलि मतलब 16 तोला, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। जैसे उदक या जल या स्वेद का जो प्रमाण है, अंजलि प्रमाण है, वो 10 अंजलि प्रमाण है। तो उदक, जल, स्वेद, इनका जो प्रमाण है वो 10 अंजलि है। रस का जो प्रमाण है वो 9 अंजलि है, तो रस का जो प्रमाण है वो 9 अंजलि है। फिर रक्त, रक्त का जो प्रमाण है वो 8 अंजलि है, तो रक्त का प्रमाण कितना है, 8 अंजलि है। फिर है पुरुष, तो पुरुष का प्रमाण है 7 अंजलि, तो पुरुष का प्रमाण कितना है, 7 अंजलि। फिर है कफ, तो कफ का प्रमाण है 6 अंजलि, तो कफ का प्रमाण क्या है, 6 अंजलि। फिर पित्त है, तो पित्त का प्रमाण कितना है, 5 अंजलि है, तो पित्त का प्रमाण कितना है, 5 अंजलि है। फिर है मूत्र या आर्तव, ठीक है, स्त्रियों का, उसका प्रमाण कितना बताया गया, 4 अंजलि। तो मूत्र, आर्तव स्त्रियों का जो होते हैं उसका प्रमाण कितना है, 4 अंजलि। वसा का जो प्रमाण है वो कितना है, तो 3 अंजलि है, तो वसा का जो प्रमाण है वो कितना है, 3 अंजलि। नेक्स्ट है मेद, मेद व स्तन्य, इसका प्रमाण कितना बताया गया है, तो 2 अंजलि। तो मेद व स्तन्य प्रमाण कितना है इसका, 2 अंजलि। मज्जा का प्रमाण कितना है, तो 1 अंजलि, तो मज्जा का प्रमाण कितना है, 1 अंजलि। मस्तिष्क, शुक्र, अपरोज, तो मस्तिष्क, शुक्र और अपरोज का प्रमाण आधा अंजलि बताया गया है, ठीक है। अपरोज जो है 1 अंजलि प्रमाण किसने माना है, तो डलहन ने माना है। परोज का प्रमाण 8 बिंदु है और अरुण दत्ता ने 6 बिंदु बताया, तो परोज का प्रमाण 8 बिंदु है और अरुण दत्ता ने 6 बिंदु बताया है। फिर कश्यप ने बताया है श्लेष्मणस्तु प्राणेन प्राणम तुल्य ओजस, यानी कि ओज का प्रमाण, कप का प्रमाण 6 अंजलि बताया कश्यप ने। फिर नेक्स्ट है सड़ धातु पुरुष या चिकित्सकीय पुरुष या कर्म पुरुष या अधिकरण पुरुष, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, सड़ धातु पुरुष को ही और क्या बोलते हैं, तो चिकित्सकीय पुरुष कहते हैं। चिकित्सकीय पुरुष को और क्या कहा जाता है, कर्म पुरुष कहते हैं। कर्म पुरुष का और नाम क्या है, तो अधिकरण पुरुष। यहाँ पे चरक ने श्लोक बताया है, खादस्य चेतना षष्ठ धातु पुरुष स्मृता, इसके 56 भाव होते हैं, ठीक है। पार्थिव जो भाव है वो 18 हैं, तो पार्थिव भाव कितने 18 हैं, आप्य भाव 15 हैं, आग्नेय भाव 5 हैं, वायवीय भाव 11 हैं, आकाशीय भाव 5 हैं, व आत्मज जो भाव हैं वो 2 हैं। तो ये कुल 56 जो भाव हैं वो होते हैं। और शोधन द्रव्य के विषय में बात करते हैं, तो शोधन द्रव्य कौन से हैं, तो शोधन द्रव्य के अंतर्गत आपका आता है हरितिकी, आम्लकी, सेंधव, सोंठ, पिपली, गुड़, विडंग, वचा और हरिद्रा, ये शोधन द्रव्य है। तो हरितिकी, आम्लकी, सेंधव, सोंठ, पिपली, गुड़, विडंग, वचा और हरिद्रा। फिर हरितिक्यादि चूर्ण सेवन उपरांत संसर्गज कर्म के विषय में बात करते हैं, तो हरितिक्यादि चूर्ण सेवन उपरांत संसर्गज संसर्जन जो कर्म है वो बताया गया है, ठीक है। उसका क्रम क्या है, तो शोधन पश्चात प्रवर मध्यम हीन शुद्धि में क्रमशः 7, 5 व 3 दिन तक यवागु का पान करें। फिर कुछ जो ज्वर है उसके काल के विषय में बात कर लेते हैं। तो नव ज्वर का जो काल है वो 3 दिन तक रहता है, तो नव ज्वर का जो काल है वो 3 दिन तक होता है। तरुण ज्वर का जो काल है वो 7 दिन तक होता है, तो तरुण ज्वर का जो काल है वो 7 दिन तक होता है।
मध्यम ज्वर का जो काल है वो 12 दिन तक होता है, तो मध्यम ज्वर का जो काल है वो 12 दिन तक होता है। पुराण ज्वर का जो काल है वो 21 दिन तक होता है, तो पुराण ज्वर का जो काल है वो 21 दिन तक होता है। जीर्ण ज्वर का जो काल है वो भी 21 दिन बाद होता है, ठीक है। तो 21 दिन बाद जो है वो जीर्ण ज्वर कहलाएगा। एक सप्ताह के बाद में 8वें दिन में वो निराम ज्वर कहलाता है, तो एक सप्ताह के बाद 8वें दिन निराम ज्वर कहलाएगा। 3 सप्ताह के बाद में जीर्ण ज्वर कहलाता है, तो 3 सप्ताह के बाद में जीर्ण ज्वर कहलाता है। फिर कुष्ठ में संशोधन के विषय में बात करते हैं, तो कुष्ठ में संशोधन बताया गया है कि पक्षाद चरण्यान म्युभ्यप्याद मासात स्त्रंसन चापी देयते स्त्रव्य रक्त वत्सरैः द्विराल्त अल्प नश्य दध्यात त्रिरात्र, ठीक है। यानी कि नस्य का जो प्रयोग है वो 3-3 दिन में करना चाहिए कुष्ठ में, वमन का प्रयोग 15-15 दिन में करना चाहिए कुष्ठ में, स्त्रंसन का प्रयोग 1 माह में करना चाहिए, और रक्त मोक्षण जो है 6-6 माह पर यानी कि वर्ष में 2 बार कराना चाहिए। तो नस्य का प्रयोग 3-3 दिन पर, वमन जो है वो 15 दिनों पर, स्त्रंसन 1 माह में, रक्त मोक्षण 6-6 माह पर, वर्ष में 2 बार, ये यहाँ पे बताया गया। नरः पतित काष्ठवत मूर्छा का लक्षण है, तो नरः पतित काष्ठवत ये मूर्छा का लक्षण है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब होता है काष्ठीभूतो मृतोपमा, ये संन्यास का लक्षण है, तो काष्ठीभूतो मृतोपमा ये किसका लक्षण है? संन्यास का लक्षण है। फिर भग्न द्रवी व निष्क्रिया, ये क्या है? मध्य की अंत्यावस्था का लक्षण है। भग्न द्रवी व निष्क्रिया ये मध्य की अंत्यावस्था का लक्षण होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, से क्वेश्चन आते हैं। सीसीआरएस के विषय में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो सीसीआरएस के विषय में बोला गया है अपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड साइंटिफिक लाइन इन आयुर्वेदा एंड सोआ रिग्पा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर कौन है? तो यहाँ पे आपका डायरेक्टर जो जनरल है वो है आपका रोबिन नायर आचार्य, ठीक है। इसके अलावा विज़न क्या है? तो टू डेवलप्ड साइंटिफिक एविडेंस इन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल ड्रग थेरेपी, ठीक है। तो ये इसका विज़न है। मिशन के विषय में बात करें तो टू एम फॉर ए आयुष्मान भारत, टू डेवलप्ड CCRS इनटू ए डायनेमिक वाइब्रेंट एंड मॉडल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, टू ब्रिंग अप मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज, टू अटेन ग्लोबल लीडरशिप इन रिसर्च, ठीक है। तो ये इसका मिशन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हेल्थ केयर एक्टिविटीज़, तो हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत सबसे पहला आता है ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोग्राम, दूसरा आता है स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम, ठीक है। इसके अलावा आयुर्वेदा मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम अंडर शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये याद रखना, SCSP का फुल फॉर्म, तो आयुर्वेदा मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम अंडर शेड्यूल कास्ट सब प्लान। फिर उसके बाद में MPCDC प्रोग्राम, तो MPCDC प्रोग्राम में बताया गया है इसके विषय में बताया गया इंटीग्रेशन ऑफ आयुष इन 3 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ 3 स्टेट वीज, यहाँ पे बताया गया है भिलवाड़ा राजस्थान, सुरेंद्र नगर गुजरात एंड आपका जो गया है बिहार, ठीक है। तो ये 3 स्टेट में आपका चल रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कौन से स्टेट में चल रहा है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका गवर्निंग बॉडी ऑफिशियल मेंबर, तो इसका गवर्निंग बॉडी ऑफिशियल मेंबर कौन है? तो प्रेसिडेंट, हम्बल मिनिस्टर, इंचार्ज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर एमेंट रिसर्च टीचर प्रोफेशनल इन आयुर्वेदा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। फिर बात करते हैं कोर रिसर्च एक्टिविटीज़, तो कोर रिसर्च एक्टिविटीज़ के अंतर्गत क्लिनिकल रिसर्च आते हैं, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन आते हैं, मेडिसिनल प्लांट रिसर्च आते हैं, फार्माकोलॉजिकल रिसर्च आते हैं, लिटरेचर रिसर्च आते हैं, ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च आते हैं, CCRS इंस्टीट्यूट वाइज एक्टिविटी आते हैं, डाटाबेस ऑन मेडिसिनल प्लांट और रिसर्च प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बोला गया द काउंसिल हैज़ बीन
पब्लिश्ड पीरियोडिक जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस एंड जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज। टोटल इंस्टीट्यूट अंडर CCRS कितने हैं? ये पूछे जाते हैं, 30 आते हैं, 30 इंस्टीट्यूट हैं CCRS के अंडर। और सोअर इग्बा के विषय में बताया गया है। सोअर इग्बा कॉमनली नोन एज ए यूनिटरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन medicine is one of the oldest living and well documented medical tradition of the world. The term means knowledge of a healing and derives its meaning from Bhuti language. ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको बताया गया है गोइजी फॉर तंत्रा द फंडामेंटल टेक्स्ट बुक ऑफ द मेडिसिन। सोअर इग्बा इज द बेस्ड, तो ये टेक्स्ट बुक का नाम पूछा जा सकता है। ये कौन से, ये जो बुक है ये किस पद्धति से रिलेटेड है? तो ये सोअर इग्बा से रिलेटेड है। सोअर इग्बा इज द बेस्ड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ए जैंग वॉन नेंग, ठीक है, यानी कि पंचमहाभूत। ठीक है, तो ये जॉन्ग वैंग नेंग का मतलब क्या होता है? तो पंचमहाभूत से रिलेटेड है। एंड नेगापासोन यानी कि त्रिदोष। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, इसका मीनिंग थोड़ा सा। फिर बोला गया है द बेसिक थ्योरी ऑफ सोअर इग्बा। तो बेसिक थ्योरी क्या है सोअर इग्बा का? तो बोला गया है द बॉडी इन डिसीज एज द एपिसेंट ऑफ ट्रीटमेंट। इसके अलावा एंटीडोट दैट इज ट्रीटमेंट। इसके अलावा द मेथड ऑफ ए ट्रीटमेंट थ्रू एंटीडोट। मेडिसिन टू क्योर द डिसीज, तो मेडिसिन टू क्योर द डिसीज। इसके अलावा मटेरियल, मेडिका, फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर सोअर इग्बा, तो यहाँ पे बताया गया है। पहला है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ए बुद्धिस्ट स्टडीज लेह, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ए कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत आता है। फिर है टिबेटियन मेडिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला में। तो हिमाचल ऑफ द हिज होलीनेस धाइया लामा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दलाई लामा जो है इसके होलीनेस है। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ए टिबेटियन स्टडी, ये भी कहाँ है? ये यूपी में है, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। फिर इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के विषय में थोड़ी चीज़ें याद रखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के विषय में याद रखना, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वॉज फॉर्म्ड ऑन 9th of November 2014। आयुष मिनिस्ट्री श्री सुब्रहम सोनवाल, ठीक है, ये मिनिस्टर थे उस टाइम। ठीक है, अभी नए हैं, कौन है? तो प्रताप जो जाधव हैं, ठीक है, वो अभी जो है आयुष मिनिस्ट्री में है। तो ये चीज़ भी थोड़े ध्यान में रखना। CEO ऑफ आयुष तो रामानंद गुप्त, और हेडक्वार्टर का है तो न्यू दिल्ली में है। लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिसर्च काउंसिल, तो इसके अंतर्गत कौन से आते थे? इसके फुल फॉर्म याद रखना। CCRS मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। CCRA-RYN यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी। CCRUM सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। CCRS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा। CCRH सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, ये सभी आते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका स्टेटरी काउंसिल फॉर ए रेगुलेशन ऑफ ए एजुकेशनल एंड प्रैक्टिस, तो यहाँ पे बताया गया नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCH नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। फिर है लेबोरेटरीज, तो लेबोरेटरी में बताया गया है फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स के विषय में बात कर लेते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत कौन से हैं ना, ये हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन NIUM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी NIH, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ RAV, ठीक है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोल्क मेडिसिन रिसर्च, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो ये सबके फुल फॉर्म याद रखना है। फिर बताया गया ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो इंडियन मेडिकल
फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्कीम कौन से हैं तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंचुरी स्पॉन्सर्ड स्कीम, नमा, और फाइनेंशियल सेक्शन अवार्ड स्कीम ऑफ ए CCRUM, आयुष सेंटर ऑफ एक्सलेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये स्कीम्स हैं, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये यहाँ पे पॉइंट जो है वो कवर होते हैं, और जैसा मैंने बताया, ठीक है, इसमें देखो एक एक बार रीड कर रहे हो, लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, क्या क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, कौन से स्कीम आते हैं, कब स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है, ये जो डेट्स वगैरह हैं इनसे क्वेश्चंस आजकल बहुत उठने लगे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और उसी के बिहाफ पे अभी जो और आगे के 2 क्लास होंगे वो भी मैं जीके के ऊपर ही लूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो कम से कम 5 से 10 जो जीके क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके आए हुए थे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, बाकी जिनको भी नोट्स चाहिए उन लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली वहाँ पे पूरे नोट्स और टेस्ट सीरीज़ दोनों का जो एक्सेस है वो मिल जाता है। ठीक है, बाकी अगर जिनको ज्वाइन नहीं करना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उन लोग जो है लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो पूरे 70 टॉपिक कवर करेंगे तो भी उनकी अच्छी नंबर आ जाएगी। ठीक है, बट वही है कि प्रैक्टिस करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।